हेलो स्टूडेंट्स, चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी मुरादाबाद से आज मैं आपके लिए सी टेट के पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ स्टूडेंट्स। इसलिए क्योंकि आपका 7 जुलाई को पेपर भी है, तो अब हम कई वीडियो इसी के लगातार डालेंगे आपके लिए। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट, बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय का सबसे जो श्रेष्ठ साधन होता है। विचार विनिमय का क्या मतलब है? यहाँ पर विनिमय मतलब हम अपने विचारों का जब कम्युनिकेशन आपस में आचार मतलब आदान प्रदान करते हैं, वो उसका सबसे श्रेष्ठ साधन क्या होता है? हम ऐसी कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं जिससे हम अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं? तो वो मातृभाषा होता है या विदेशी भाषा होता है या राजभाषा या संस्कृत। तो संस्कृत तो सबको नहीं आती है, तो संस्कृत तो नहीं कर सकते। राजभाषा जो जिस राज्य में बोली जा रही है वो वहाँ की राजभाषा है। ठीक है, तो ये प्रशासनिक कार्यों में यूज होती है। विदेशी भाषा क्या होती है? जो विदेश से आई हुई है, जैसे इंग्लिश है तो हर कोई नहीं जानेगा उसे, या अरबी है या फारसी है तो उसमें भी प्रॉब्लम है। अब आई आपकी मातृभाषा। मातृभाषा वो होती है जिससे बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद बोलना सीखता है। तो हम कोई भी बच्चा हुआ वो अपने विचारों को अपनी ही भाषा में प्रकट करेगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है स्टूडेंट इसका। सेकंड, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण का तात्पर्य क्या होता है? वाचिक अभिनय क्या होता है? वाचिक का मतलब होता है बोलना। बोल के जब हम कोई अभिनय करते हैं, एक तो होता है मूक जिसमें कि ध्वनि नहीं होती, आवाज नहीं करता कोई भी व्यक्ति, और केवल मूक आप संकेतों के द्वारा ही अभिनय करते हैं श्रोताओं के सामने। लेकिन एक होता है जब आप बोल कर अभिनय करते हैं कि आप डायलॉग बोल रहे हैं या संवाद बोल रहे हैं, वो अभिनय। उससे क्या तात्पर्य है? अध्यापक द्वारा नाटक का वाचन। बी ऑप्शन है इसका, कई विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना। सी ऑप्शन है एक छात्र द्वारा नाटक का वाचन करना। और डी ऑप्शन है अध्यापक द्वारा नाटक का अभिनय करना। तो इसमें जो आएगा आपका अध्यापक द्वारा नाटक का वाचन। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अध्यापक द्वारा नाटक का वाचन करना या नाटक को बोलना। अब अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, अक्षर कार्डों, अक्षर जिस पे अक्षर लिखे होते हैं, चाहे वो छोटा बड़ा छोटी बड़ी या ABCD कुछ भी, कार्ड के द्वारा शब्द बनाना। मतलब उनको आपस में हम मिलाते चले जाएंगे तो कोई एक शब्द तैयार करना, शब्द के हिज्जे करना, उनको अलग अलग करना, अक्षर पूर्ति करना, अक्षरों को पूरा करना आदि को हम क्या कहते हैं? अक्षर चक्र विधि कहते हैं, या फ्लैश कार्ड विधि कहते हैं, या टेप रिकॉर्डर विधि कहते हैं, या उच्चारण। टेप रिकॉर्डर में तो रिकॉर्डिंग होगी इसलिए ये तो होगा ही नहीं, उच्चारण विधि भी नहीं होगी। इसमें हमें क्या करना है? फ्लैश कार्ड बनाते हैं हम इसके अंदर। फ्लैश कार्ड का मतलब ये छोटे छोटे कार्ड बने हुए होते हैं और उन कार्डों पे आपके अल्फाबेट लिखे हुए होंगे या अक्षर, उनको मिला के बनाना, उनको मिला के बच्चों को दिखाना। पहले अलग अलग का बोध कराना, उसके बाद जब हम उन्हें मिला देते हैं फ्लैश कार्ड को आपस में तो कोई एक वर्ड तैयार हो जाना मीनिंगफुल। उस तरीके के पढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? हम फ्लैश कार्ड विधि। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन हर उसमें आता है, संस्कृत की पेडागोजी हो चाहे साइकोलॉजी या गणित, किसी की भी में भी आएगा। ये निगमन प्रणाली का तात्पर्य क्या है? निगमन, दो ही प्रणाली होती है हमारी, एक आगमन प्रणाली और एक निगमन प्रणाली। जो आगमन प्रणाली होती है उसमें हम एग्जाम्पल के द्वारा बच्चों को नियम निकलवाते हैं। पहले हम एग्जाम्पल समझाएंगे स्टूडेंट्स को और उसके बाद हम उसके नियम बताएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, निगमन प्रणाली में पहले नियमों को बताया जाता है और फिर उसके उदाहरण दिए जाते हैं, फिर उसकी व्याख्या की जाती है। तो देखिए स्टूडेंट, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, पहले नियमों को बताना फिर उसकी व्याख्या करना। नियम बता के व्याख्या, ये है आपका निगमन का तात्पर्य। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रभाषा से तात्पर्य नहीं है सरकारी कार्यों की भाषा,
देश में अधिकतर लोगों की भाषा, जन सामान्य की बोलचाल की भाषा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो राष्ट्रभाषा होती है उसका संबंध सरकारी कार्यों की भाषा से नहीं होता। ए नहीं है पूछ रहा है, तो ए ऑप्शन। राष्ट्रभाषा जो पूरे राष्ट्र की भाषा है, जैसे हिंदी है, हिंदी को पूरे राष्ट्र की भाषा माना गया है, मान्यता नहीं मिली है। लेकिन जो राजभाषा होती है, वो जो प्रशासनिक भाषा होती है, जो जिस राज्य में रह रहा है, जिस भाषा को यूज कर रहा है, वो वहाँ की राजभाषा है। तो इसलिए सरकारी कार्यों की जो भाषा है वो राष्ट्रभाषा से तात्पर्य नहीं रखती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थीगण अक्षर विन्यास, अक्षर विन्यास का मतलब होता है अक्षर की बनावट, मतलब हम किस तरीके से लिख रहे हैं, तथा वर्तनी की अशुद्धियां ना करें, इसके लिए क्या जरूरी होता है, मतलब जो वो लिख रहा है कोई भी शब्द, उसमें कोई भी अक्षर में कोई भी त्रुटि ना करे, एकदम शुद्ध शब्द लिखे, उसके लिए क्या जरूरी होता है, काव्य का रसास्वादन, या कहानी लिखना, या श्रुत लेखन का अभ्यास करना, या सामूहिक वाचन। देखिए ये यहाँ पे चूंकि अशुद्धि, तो वो बोलने में तो शुद्ध बोल रहा है लेकिन वो लिख अशुद्ध रहा है, तो यहाँ पे वाचन से तो मतलब ही नहीं है, यानी लिखे भी शुद्ध और बोले भी शुद्ध, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। कहानी लिखना, कहानी लिखने से नहीं आएगा, कहानी में भी बच्चे अशुद्धियां करेगा अगर उसे आता ही नहीं है तो। और काव्य का रसास्वादन, काव्य का रसास्वादन सुन के करे, कोई कविता सुन रहा है तब भी इससे मतलब नहीं है, वो अशुद्धियां कर सकता है। अब आया इसमें, देखिए सी ऑप्शन देखते हैं, श्रुत लेखन का अभ्यास। श्रुत का मतलब होता है सुने हुए, जब डिक्टेशन बोलते हैं बच्चे को तो उस समय में वो सुन रहा होता है और सुन के उसको लिखने का अभ्यास कर रहा है। इससे वो सुन भी, अगर वो सही सुन रहा है तो वो सही ही लिखने की कोशिश करेगा। तो यह है अभ्यास, अभ्यास से ही उसकी ये जो दोनों कमियां हैं वो दूर हो जाती है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्षर को साफ नहीं बनाते, और अक्षर जब साफ नहीं बनाएंगे तो ये भी एक अशुद्धि हो गई, और अशुद्धि यानी किसी शब्द को अशुद्ध लिख रहे हैं वो भी अशुद्धि है। तो दोनों की जो कमी है वो इससे पूरी होगी, सी ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, शिक्षण प्रतिपुष्टि। शिक्षण यानी पढ़ाने का फीडबैक, शिक्षण पढ़ाना, प्रतिपुष्टि मानी फीडबैक। पुनः नियोजन, दोबारा से उसको फिर नियोजित करना, फिर पुनः शिक्षण करना, फिर दोबारा से फिर पढ़ाना, फिर पुनः प्रतिपुष्टि, दोबारा से फिर उसका फीडबैक। नियोजन शिक्षण उपयुक्त शिक्षण चक्र किस प्रकार के शिक्षण का है। हम इस तरीके का जो पूरा प्रोसेस अपनाते हैं वो किस तरीके के शिक्षण में अपनाते हैं। जब भी कोई स्टूडेंट बीटीसी या बीएड या बीएलएड या आप लोग करते हो तो टीचिंग करी जाती है। उस टीचिंग में भी कई तरीके की टीचिंग होती है। एक तो होता है आपका क्लास में ही टीचिंग की प्रैक्टिस कराई जा रही है, तो देखिए समूह शिक्षण, समूह में शिक्षण, या व्यावसायिक शिक्षण, या द्रुत शिक्षण बहुत तेजी से शिक्षण, या सूक्ष्म शिक्षण। तो एक आप करते हैं माइक्रो टीचिंग, आपको अब समझ में आ जाएगा मैंने ये जो वर्ड बोला सूक्ष्म शिक्षण, इसका मतलब होता है माइक्रो टीचिंग। स्टूडेंट्स जो होते हैं वही टीचर भी होते हैं और वही एक एक करके आपको पढ़ाने भी आते हैं। जब वो आपके सामने खड़े होते हैं तो उस समय में आप स्टूडेंट हो जाते हो, वो टीचर हो जाता है। जब क्वेश्चन बोलते हैं तो वो वाला जो शिक्षण की प्रैक्टिस होती है वो सूक्ष्म शिक्षण में आती है। उसके बाद उन्हें स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा जाता है, जिसमें कि ऑलरेडी पहले से ही बच्चे पढ़ रहे होते हैं। तो ये सूक्ष्म शिक्षण इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में उच्चारण कराते समय, उच्चारण यानी बोलते समय, बच्चों को बुलवाते समय अध्यापक पहले बोलता है और बच्चे उसके बाद बोलते हैं, तो उस विधि को हम क्या कहते हैं। जो छोटे बच्चे को मान लीजिए हम फॉर एग्जाम्पल पोयम सिखाने जा रहे हैं, जब हम पोयम सिखाते हैं तो एक लाइन हमने बोली और विद एक्शन सहित, और बच्चा भी विद एक्शन सहित वही लाइन को जब रिपीट कर रहा है, तो वो वाला जो पढ़ाने का तरीका है वो क्या कहलाएगा, अनुकरण विधि, या ध्वन्यात्मक विधि, या रसास्वादन विधि, या व्याख्यान विधि। तो व्याख्यान से तो इसमें मतलब ही नहीं है, व्याख्यान तो टीचर अपने आप से ही करता है। रसास्वादन विधि, इसमें केवल टीचर ही पढ़ाता रहेगा और बच्चा उस कविता का आनंद लेता रहेगा। ध्वन्यात्मक, केवल जिसमें ध्वनि ही निकल रही है। यह अनुकरण विधि, यह है अनुकरण विधि, जब हम बोल रहे हैं और बोलने की उसी विधि को बच्चा भी बोल रहा है बाद में, तो वो हो गई आपकी अनुकरण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, साहचर्य विधि का आविष्कार किसने किया था। साहचर्य मतलब साथ में इकट्ठे स्टडी करते हैं जब सब
स्टूडेंट बैठ के उस विधि को का आविष्कार किसने किया था? तो हर्बर्ट ने किया था, या मॉन्टेसरी ने, या राइवर्न ने, या हंटर ने? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, मॉन्टेसरी ने किया था इसका आविष्कार, बी ऑप्शन। देखिए अगला क्वेश्चन है भाषा अर्जन। भाषा अर्जन और अधिगम में क्या अंतर होता है? पहले तो ये भाषा अर्जन क्या है वो ये पूछा है, सहज या स्वाभाविक होता है, या प्रयास से होता है, या शिक्षक की आवश्यक स्थिति की मांग करता है, या भाषा की कक्षा में ही संभव है? नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। भाषा जो अर्जन होता है, जो बच्चा सुन रहा है, बोल रहा है, वही उसका स्वाभाविक होता है, उसे जरूरत नहीं होती सीखने की। अधिगम यानी उस भाषा को वो परिपक्व कैसे बना रहा है, वो चीज है उसका अधिगम। तो सहज और स्वाभाविक होता है भाषा का अर्जन। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? जब हम मूल्यांकन करते हैं बच्चों का, मूल्यांकन का मतलब उनके टेस्ट लेते हैं, चाहे फिर वो हमसे मौखिक क्वेश्चंस पूछकर उनके टेस्ट लें, चाहे रिटिन में एग्जाम लें, चाहे मंथली टेस्ट लें, चाहे वार्षिक वाले लें, उसमें जब उनका रिजल्ट हमारे सामने आता है तो हमें ये पता लग जाता है कि जो बच्चे का मूल्यांकन है वो कैसा हुआ है, कि स्टूडेंट्स के किस सब्जेक्ट्स में नंबर कम आ रहे हैं। तो उस कंडीशन में हमें उनके उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत पड़ती है कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जब हमें पता लग गया कि क्लास में 50 में से 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत वीक हैं किसी सब्जेक्ट में, तो हमें उन्हें जरूरत पड़ती है उपचारात्मक शिक्षण देने की। पहले हम उसको कमियां ढूंढेंगे कि किस वजह से ऐसा हो रहा है, उसके बाद हम उसका उपचार करेंगे, एक तरीके से ट्रीटमेंट देंगे। तो वो क्या है? समस्याओं की पहचान पर, या समस्याओं के कारणों की सही पहचान करने पर, या बच्चों की सही समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, या बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर। तो देखिए आप स्टूडेंट्स, आप खुद भी इसका आंसर पहचान सकते हैं कि अगर हमने बच्चे की समस्या को सही तरीके से पहचान लिया तो उसके बाद तो हमारा उपचारात्मक शिक्षण आसान होगा। जैसे एक डॉक्टर को ही ले लीजिए, जब तक डॉक्टर सही बीमारी को डायग्नोज नहीं करेगा तब तक सही उपचार नहीं हो पाएगा। तो उसी तरीके से एक टीचर जब किसी भी स्टूडेंट की किसी कमी को पहचान लेता है, उसके बाद उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, किस तरीके से उस बच्चे का उपचार करना है, वो इस पर निर्भर करता है। सेकंड वाला ऑप्शन, समस्याओं के कारणों की सही पहचान करके, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? निदान का मतलब होता है निदान करना, किसी भी समस्या का दूर करना। तो बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करके हम निदान करते हैं, या बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करके करते हैं, या बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाते हैं, या बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं खुद ही कि कौन सा आंसर नजर आ रहा है, उसके कारणों को पहचान के। जब हमने कारण पहचान लिए तो निदान करना तो हमारे लिए खुद ही आसान हो जाएगा। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है इसका, बी। नेक्स्ट है आपका, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो सरल भाषा में प्रयोग किए गए हों, या बच्चों के परिवेश से जुड़े हों, या केवल व्याकरण नियम का ही अभ्यास कराते हों, या बहुत छोटे हों। तो कौन सा? बच्चों के किससे जुड़े हुए हों? बच्चों के परिवेश। अगर हम बच्चों के वातावरण से रिलेटेड उसको जोड़ के रखेंगे तो वो आसानी से समझ जाएंगे पाठ्य वस्तु में, और जब वो उनसे लिंक जुड़ जाएगा बच्चों से उस चीज का, तो वो उनके लिए ईजी हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का क्या उद्देश्य होता है? दूसरी भाषा के रूप में अगर हमें हिंदी सीखने, इसका क्या उद्देश्य है? हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, या दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना, या मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, या हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इसमें बी वाला ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, दैनिक जीवन में। जब वो डेली पढ़ेंगे उसका उद्देश्य क्या होगा? दैनिक जीवन में हिंदी को समझेंगे और बोलेंगे तो उनकी उस बोलने की क्षमता का विकास हो जाएगा। बिल्कुल एकदम एक्सप्लेन करके जो आंसर दिया हुआ होता है वही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है?
देखिए सतत मूल्यांकन क्या होता है और व्यापक क्या होता है। सतत का मतलब होता है सीमित एरिया में मूल्यांकन। मान लीजिए स्कूल में आप पढ़ रहे हैं तो स्कूल के अंदर की जो परीक्षाएं होती हैं वो सतत होती हैं, क्योंकि टीचर्स ही उसमें पेपर बना रहे हैं और टीचर्स ही उसके कॉपी आपकी चेक करके आपका मूल्यांकन कर रहे हैं। लेकिन जो व्यापक मूल्यांकन होता है, जो बोर्ड के पेपर होते हैं, हाई स्कूल है, इंटर है, ये जो पेपर है व्यापक यानी बाहर से ही क्वेश्चंस आपके बन के आ रहे हैं और बाहर जाकर ही आपकी कॉपियां चेक हो रही हैं, आपको खुद भी नहीं पता कि हमारी कॉपी कहाँ पर गई हुई है, वो होता है हमारा व्यापक मूल्यांकन। तो कह रहे हैं इसका उद्देश्य क्या होता है, बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना कि पास है या फेल है इस श्रेणी में रख दिया, या बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को समझना, या केवल यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा है, या केवल बच्चों की कमियां ही जानना। तो इसका जो होता है ये बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना व समझना, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो फिर सी टेट की लेकर हम आते हैं। थैंक यू।